हेलो नीट एस्पिरेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के पीवाईक्यूज। और जो हमारे पीवाईक्यूज होंगे वो 2000 से 2023 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम यहाँ पे उसको कंप्लीट करेंगे। और कुछ और बातें जिसमें हम यहाँ पे आज आप लोगों से बात करेंगे कि पीवाईक्यूज के साथ साथ हमें क्या और करना है जिससे हमारा स्कोर ज़्यादा अच्छा हो एज कम्पेयर टू सिर्फ पीवाईक्यूज करने से। जैसे कि जो इन पिछले 7 सालों में कोटा में मैंने बच्चों के बीच देखा है और जिससे उनको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है, हम यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। क्या करना है हमें पीवाईक्यूज जो भी हम कर रहे हैं, इस पीवाईक्यूज में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं हम ट्राई करेंगे कि उससे कितने न्यू क्वेश्चन बना पाए। यानी पीवाईक्यूज में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं उससे कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपका प्लान होना चाहिए कि हम इस पे ज़्यादा काम करें। इसे तो हमें करना ही करना है, साथ में हम ट्राई करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस ईयर में यूज किए गए हैं उससे कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर करना है। यानी ये काम आप खुद करेंगे, साथ ही साथ हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के साथ, इस लेक्चर के साथ लिंक करके दे देंगे, जिसे आप ट्राई करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में जो हमारा सीक्वेंस होगा, पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड गॉस लॉ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कूलम्ब फोर्स एफ बिटवीन द टू इज। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस रेडियस में, आर रेडियस में। ओके, एक कहानी है, दिस इज द रेडियस आर। अगर मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करूं तो इस पे क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है। इस पे हमें फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पे बोला है एफ क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर मैं एफ के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स कैसा लग रहा होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यस या नो, दिस इज द एफ वेक्टर। चलिए यही लिखते हैं यहाँ पे। जो हमारा एफ वेक्टर होगा, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होगा हमारा के ई मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन के बीच जो फोर्स है वो इतना होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, बट हमें क्या फाइंड करना है। देखिए एफ वेक्टर, जो हमारे पास चारों ऑप्शन है वो किसमें, वेक्टर फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा हमारा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ देखें फोर्स, अगर मैं आर वेक्टर हमारा इधर है सेंटर टू पेरिफेरी, तो फोर्स क्या लग रहा है इस पे, आर वेक्टर के अपोजिट, यानी इसको हम लोग लिखेंगे माइनस आर कैप। ये आर कैप क्या है, रेडियस का यूनिट वेक्टर। आर कैप होगा क्या, कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर। यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देता है। ये हम सबको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, माइनस बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे आर कैप इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू होगा हमारा माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा आंसर। देखें मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ बोला जा रहा है कि टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। देखो यहाँ पे कह रहा है दो पॉजिटिव आयंस हैं, इनके चार्जेस कितना है इस पे, क्यू है, और इनको डी डिस्टेंस पे रखा गया। कह रहा है इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस। एफ क्या है इनके बीच, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों के क्या है नेचर सेम है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। आगे क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी ये हमारे पास एक चार्ज Q है, दूसरा भी चार्ज हमारा Q है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, ये हमारा, आई थिंक ये भी चल जाएगा ना, एक कलर, हाँ एक कलर चलेगा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, D है, और इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमारा क्या है, F एंड F, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और हमें बताना है ईच आयन से कितने मिसिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अब एक बेसिक बात ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ हमारे पास एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इससे मैं n इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, यानी इसमें n इलेक्ट्रॉन क्या हो, मिसिंग हो जाए, तो इसमें कितना चार्ज होगा, n इंटू ई ना, पॉजिटिव में, तो ये तुम्हारा क्या होगा, Q के बराबर होगा ना। जो हमारा चार्ज Q आ रहा है, अगर मैं मानता हूँ n इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो क्या होगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू ई के बराबर, यानी यहाँ में हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ई, और यहाँ पे भी n इंटू ई, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो F होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस D स्क्वायर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ F मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे Q की जगह रखेंगे n इंटू ई, तो n स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो n आएगा वो बराबर हो जाएगा रूट ऑफ F मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर। देखो यहाँ से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, n हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन चेक कर लेंगे। ओके, तो देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए आपका ईयर भी लिखा है, कौन से साल में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। स्मॉल Q क्या रखा गया है, दो कैपिटल Q यानी दो इक्वल चार्जेस हैं उनके मिड में रखा गया है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बताना है Q की वैल्यू क्या होगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास क्या है, दो कैपिटल Q चार्जेस हैं, इनके मिड में एक Q को रखा जाता है, बट जो सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं सब इक्विलिब्रियम में है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इस पर भी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, और इस पर भी क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा। क्लियर बात है इतनी। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन देखो, Q को किस टर्म में दिखाया गया है, कैपिटल Q के फॉर्म में लिखना है। ओके, ए मिड में रखा गया है, तो अगर मैं इनके बीच डिस्टेंस D और D ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम, ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हमें निकालना है Q की वैल्यू कैपिटल Q के फॉर्म में। देखिए ये दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो जो Q का नेचर होना चाहिए वो कैपिटल Q के अपोजिट होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो आएगा। जितना ए इसको रिपल करेगा उतना ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। कर लेते हैं, तो मैं टू वाइज लिखूँ तो क्या लिखूँ, के Q मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइड बाई इनके बीच डिस्टेंस क्या है, 2D है ना, 2D का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 4D स्क्वायर हो जाएगा। एक किसके बराबर होना चाहिए, के Q जो है इसको इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, डिवाइड बाई D स्क्वायर, तो यहाँ से Q आ जाएगा क्या हमारा, Q/4। पर ध्यान रखना अभी हमने देखा था क्या लिखना हमें, माइनस साइन के साथ लिखना होगा, ठीक है, या आप ऐसे लिख दो। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो माइनस, क्यों, क्योंकि अगर इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो इधर क्या फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है बात इतनी। चलिए, तो यहाँ से हमारा Q आ जाएगा -Q/4 के, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन जनरली जेई के बच्चे, जेई मेंस के बच्चे ज़्यादा करते हैं, इस टाइप उनके एग्जाम में आता भी है। बट हाँ, इस टाइप के हमारे दो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं अभी नीट में, एक 2013 में, एक 2016-17 में आया हुआ है, वो भी दोनों करेंगे क्वेश्चन साथ में। और मैं इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। एक क्वेश्चन में देखने में टफ लगता है, हो सकता है आप बहुत लेंदी मेथड से करते हो, बट हम यहाँ पे इसको सिर्फ 4 स्टेप में करेंगे, यानी 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हमारा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट बाई स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L। इक्वल लेंथ, सॉरी लेंथ के बारे में नहीं मेंशन है, बस बोल रहा है दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ओके,
द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, इनके बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या है, आर है। यहाँ पे मैं आर डैश लिखूंगा। चलो ये हमारा आर है, एक दो डायग्राम में ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लेम्ड एट अ हाफ हाइट, पहले ये वर्टिकल हाइट y थी, अब क्या होगी y/2 पे इसको क्लेम कर दिया गया है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, यानी जो नया इनके बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो रहा है आर डैश, वो क्या होगा। तो देखिए जब भी बात हो इक्विलिब्रियम की तो इक्वल चार्जेस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्यू चार्ज है, ठीक है, आप लिख दो, ठीक है। इस पे क्या लग रहा होगा, इक्वल चार्जेस हैं तो नहीं रिपल कर रहा होगा, दिस इज द एफ ई। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ लग रहा होगा इस पे एम जी, नीचे इधर लग रहा होगा टेंशन टी। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ, बट हमें एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। एंगल अगर थीटा में कंसिडर कर रहा हूँ तो बताइए एंगल क्या होगा हमारा, ये तो थीटा होगा। तो ए इसका एक कंपोनेंट ए होगा टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ए वाला टी साइन थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रखिएगा, ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है यानी टी साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा एफ ई के। ये सुनो, जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर फोर्स लगना चाहिए। दूसरा क्या है हमारा, टी कॉस थीटा बराबर होना चाहिए किसके, एम जी के। मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या लिखूंगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ई बाई एम जी। यस या नो। अगर मैं टेन थीटा कंसिडर करूं तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, आर बाई टू हो जाएगा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा आर बाई टू वाई। इधर क्या होगा हमारा, ये फिर जान दे सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एम जी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आर क्यूब क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू वाई आ रहा है। यस या नो। देखिए यहाँ जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन का क्यूब है ना वो y के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बाकी सब टर्म क्या है, कांस्टेंट है। देखिए इधर ये जाएगा आर क्यूब होगा, उधर y जाएगा, यानी आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू y है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ भी तो सेम चीज होना चाहिए, आर डैश का जो क्यूब है ना इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, हाइट के, यानी y/2 के। यस या नो। बस क्या करना, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ पे आर क्यूब डिवाइड बाई आर डैश का क्यूब इक्वल टू क्या होगा हमारा, y डिवाइड बाई हो जाएगा y/2, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर क्यूब, ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट ना, आर बाई आर डैश का क्यूब बराबर किसके होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो आर डैश आएगा ना वो आ जाएगा आर डिवाइड बाई 2 की पावर 1/3, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर डिवाइड बाई रूट ऑफ 2, एक मिनट, 2 का 3, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो लेंदी लगा आपको, बट हमें क्या करना है, हमें ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला याद होना चाहिए। हम यहाँ से डायरेक्ट शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे जो हमारा आर डैश है ना वो आर के टर्म में है, बट हमें वाई और आर में अगर रिलेशन मिल जाए तो यहाँ भी वाई और आर में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। वही हमने किया यहाँ पे, जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वाई के कैसे प्रोपोर्शनल है, इस तरह से इक्विलिब्रियम सेपरेशन का क्यूब है वो इस हाइट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर डैश का जो क्यूब होगा इस हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। खत्म, दोनों को डिवाइड कर दिया। यानी हमारा ये, मेरे हिसाब से मैं यहाँ से शुरुआत करता इसको, ये हमारा पहला स्टेप होता, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, फिर हमारा चौथे में आंसर आ जाता। तो नहीं 1 मिनट में हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। द इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी, डी क्या है, लेस देन एल है, apart because of their mutual repulsion the charges begin to leak from both of the sphere at the constant rate. As the result the sphere approach each other with the velocity v. तो कह रहा है then v varies as a function of the distance x between the sphere as, हमारे पास 4 ऑप्शन है वेलोसिटी और x में। पूरी कहानी समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, चार्ज स्फीयर हैं, ओके कुछ कलर में चेंज करके ले रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे देखिए दो चार्ज स्फीयर हैं, ये है कहानी। ठीक है, एक बार डायग्राम को समझ लेंगे अच्छे से तो हमारे लिए इजी होगा। बोला जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है एल है, पर इनकी भी जो सेपरेशन है ना डी, वो बहुत बहुत छोटा है। डी क्या है, लेस देन एल है। तो जो एक्चुअल कहानी कुछ ऐसी है, देख लो। जो एक्चुअल कहानी का मैं इसके बीच ये लाइन खींच दूं एक, ठीक है, तो कहानी कुछ रियल में ऐसी है। देख लें यहाँ पे, ए है, यानी इनके बीच सेपरेशन बहुत छोटा है एल के कंपेयर में, ऑलरेडी गिवन है। डी क्या है हमारा, लेस देन एल है। तो यानी उस कंडीशन में क्या हो रहा है, थीटा बहुत बहुत छोटा होगा। यानी उस कंडीशन जो लेंथ ए एल है ना, वही क्या होगी, इस परपेंडिकुलर यानी सॉरी इस बेस की जो हाइट है ना, यानी इसकी जो हाइट है या लेंथ में बोलूं, वही क्या है, इसकी लेंथ होगी अप्रोक्सीमेट। उस कंडीशन जो एल हो गई वही ए हमारा होगा। क्लियर बात है? या जनरली हम इसीलिए मैथमेटिक्स टर्म में बोलते हैं उस कंडीशन में साइन थीटा और टेन थीटा बराबर होते हैं। ठीक है, आइए देखें। यहां पे मान लेते हैं इनिशियल चार्ज क्या था, इन पे क्यू था। ये अभी इक्विलिब्रियम की बात करूं, जब ये चार्ज लीक होना शुरू नहीं किए हैं, उस कंडीशन में क्या रहा होगा, नीचे लगा होगा mg, इधर क्या लगा, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा टेंशन। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ एंगल थीटा बन रहा था, तो ये भी क्या होगा एंगल, ये भी तो एंगल हमारा थीटा होगा। तो इधर क्या होगा हमारा टी कॉस थीटा, और इधर हमारा क्या होगा, इसका टी का कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा। एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। हमने आपको इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, यानी उस कंडीशन में क्या होगा, टी साइन थीटा बराबर Fe के होगा, जबकि टी कॉस थीटा हमारा क्या होगा, mg के बराबर होगा। यानी ऐसी कंडीशन में बोल सकता हूं कि जो टेन थीटा है, हम लोग यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या होगा सुनो, कह रहा है यहाँ पे इसके बाद ये तो सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। कह रहा है कि द चार्जेस बिगेन टू लीक। अब चार्ज लीक होना शुरू कर रहे हैं, यानी क्यू हमारा कम होना शुरू कर रहा है। अगर क्यू कम होना शुरू करेगा तो जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या फिर क्या होगा हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इनके बीच डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर लिख दो। जब हमारा क्यू कम होना शुरू करेगा तो ये फोर्स कम होगा। जब ये फोर्स कम होगा तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे। तो यही बताना है जो वेलोसिटी होगी, यानी अभी तो रेस्ट पे था इक्विलिब्रियम में, अब चार्ज लीक होगा तो ये क्या करेंगे, मोशन करना शुरू करेंगे। तो इनके भी जो डिस्टेंस है एक्स है, उसमें और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। लेट मैं किसी स्टैंड पे बोल दे रहा हूं, यहां पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, यानी कितना होगा x/2, और बेस क्या होगा, ए एल हमारा इसी के बराबर होगा, एल, ये दोनों लेंथ बराबर होंगे। रीजन क्या है, थीटा बहुत छोटा है, या मैं बोल सकता हूं इनके बीच सेपरेशन बहुत बहुत कम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हम लोग इसको f की जगह के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर mg। तो देखिए यहां से मैं बोल सकता हूं जो एक्स क्यूब आएगा ना, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूं यहां से क्यू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स की पावर 3/2 के। यह है कहानी, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। रीजन क्या है, यहां पे कह रहा है कि जो चार्ज लीक हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से। द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट द कांस्टेंट रेट, यानी हमारा dq/dt क्या है, कांस्टेंट है, और हमें जबकि फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन। दो यहाँ पे q और x में रिलेशन तो मिल गया, तो हम अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, dq/dt यहां से हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, पावर बाहर आएगा 3/2। अगर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x की पावर बचेगा आपका 3/2 -1 इंटू, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt। तो मैं यहाँ तो कांस्टेंट टर्म आ गया, मैं इसको k लिख दे रहा हूँ, या मैं c लिख दूँ, छोड़ो c लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3/2 x की पावर 1/2 इंटू क्या v। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ v क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू होगा x की पावर -1/2 के। देख लो, यानी हमारा क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू -x/2। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में हम कर सकते हैं, 3 से 4 स्टेप में। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जो हमारा डी दिया है इनके बीच डिस्टेंस, हम लोग एक्स लेंगे क्योंकि एक्स के फॉर्म में हमें निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स और क्यू में रिलेशन निकाला। क्यों, क्योंकि
रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है ना या लीक वो कांस्टेंट है, यानी dq/dt कांस्टेंट है। अगर x और q में रिलेशन मिल गया तो हम x को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी टर्म में t के फॉर्म में, और x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। हमने वही किया, यहाँ पे x और q का रिलेशन फाइंड किया। q क्या है, प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, ये, और यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया। अब इसकी मैं क्वेश्चन की हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। ये जनरली हम लोग जिस टाइम में प्रिपरेशन कर रहे थे, ये इरोडो का प्रॉब्लम था, उसे थोड़ा सा चेंज करके जेईई मेंस में डाला गया। पहले जेईई मेंस में आ चुका है, देन ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, 2016 में आया था। तो एक काफ़ी टफ मानते हैं बच्चे क्वेश्चन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, आपने किया होगा, आपने देखा भी। तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अगर हमें लगता है कि टफ है तो हम ट्राई करेंगे इसके फंडामेंटल चीज़ों को समझने के लिए, यानी क्यों हमने इस लेंथ को, यानी हाइपोटेन्यूस और बेस हमने क्यों इक्वल लिया। रीजन क्या है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम है, एंगल बहुत छोटा है, उस ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है। तो इस कंडीशन में बोल सकता हूँ ना ए लेंथ और ए लेंथ बराबर होंगे, या मैथमेटिक्स के टर्म में इसलिए बोला जाता है जब थीटा बहुत छोटा हो उस कंडीशन में टेन थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is minus E and other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d, ठीक है, ए पार्ट इज जीरो, यानी जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें लग रहा है रिपल्सन, उतना ही क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। तो आपको बताना है देन डेल्टा ई ऑफ द ऑर्डर, डेल्टा ई के जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कहानी ये है कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो माइनस ई के बराबर है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, ई प्लस डेल्टा ई। अब बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इस पर नेट चार्ज क्या आएगा, डेल्टा ई आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नेट चार्ज डेल्टा ई। तो दो हाइड्रोजन एटम हमारे डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है। देखो आप, जो हमारा डी है ना वो न्यूक्लियस देखो मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज, यानी ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पे चार्ज कितना है, डेल्टा ई है, और इस पे भी चार्ज क्या हमारा डेल्टा ई है, और यहाँ पे और भी दिया करा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या दिया है, एमएच, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इनके बीच का सेपरेशन भी दिया गया है, क्या है हमारा, इनके बीच का सेपरेशन डी है। तो बताइए, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा किसकी वजह से, मास की वजह से, एफ जी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों क्या चार्जेस हमारे, इस पे नेट चार्जेस हाइड्रोजन एटम पे क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पे क्या लगेगा हमारा, इस पे हमारा लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, रिपल्सन लगेगा, दोनों बराबर होंगे, कर लेते हैं बराबर, चलिए इधर कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एफ ई बराबर क्या होगा हमारा, एफ जी, तो लिखते हैं एफ ई क्या लिखेंगे, 1/4 पाई या एक काम करते हैं ना, सीधा नंबर में आते हैं ना, इतना कुछ करने से अच्छा है हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे के ना 9 × 10⁹ इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर ना, दो चार्जेस हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, ये जी 6.67 10⁻11। ओके, इधर मैं लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, बट यहाँ इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एम एच का स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर डी का स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ देखें, यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा हमारा 6.67 10⁻11 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 1.67 मल्टीप्लाई बाई 1.67 डिवाइड बाई इंटू 10 की पावर क्या होगा, डबल करेंगे तो क्या होगा 54 माइनस में ना। अब कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट यहाँ से ना डेल्टा ई स्क्वायर देखते हैं किस पावर के फॉर्म में आ रहा है, कर लेते हैं। यहाँ बच रहा है 6.67, यहाँ पे 1.67 का स्क्वायर है ना, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 10 की पावर क्या है -57 है, इसको नीचे लाते हैं 9, इसको 9 के ऊपर ले जाएंगे क्या होगा -9, ये है कहानी, देखिए। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट डेल्टा ई का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट जो भी टर्म आएगा 10 की पावर में देख लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, ई निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 10 की पावर में आंसर आ जाएगा। और देखिए काफ़ी डिफरेंस है पावर में, अगर इसमें भी दिक्कत है तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ कंप्लीटली। देखो यहाँ पे, या मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर लाता हूँ। यहाँ पे डेल्टा ई का जो स्क्वायर होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा अप्रॉक्सीमेट पावर में
10 की पावर क्या है -54 है ना, और अच्छा यहाँ पे -11 भी तो है, -11 ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 10 की पावर -11 भी था ना, ऐड करते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, यानी हमारा हो जाएगा 74 माइनस में, तो जो डेल्टा ई आएगा ना वो अप्रॉक्सीमेट जो आएगा वैल्यू इसकी, डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो 10 की पावर आ जाएगा, इसका हाफ करते हैं कितना हो जाएगा 3 और 7 -37, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस पावर को आप देख लो कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए आंसर में क्या है पावर के डिफरेंसेस काफ़ी हैं, 10 की पावर -37 है, 47 है, 20 है, -23 है। इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स को ये नहीं कि हम क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में लग जाएंगे एक एक क्वेश्चन को, यानी 1.67 मल्टीप्लाई करूँ 1.67 को डिवाइड करूँ 9 से, ये इतना कुछ नहीं करना है, हमें बस ऑर्डर निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर में डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम अप्रॉक्सीमेट करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है 2019 में आया हमारा क्वेश्चन, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart. The force acting between them is F. कह रहा है if 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. कहानी इनिशियल क्या है, इनिशियली बोल रहा है कि एक पे चार्ज क्या है Q है, दूसरे पे हमारा चार्ज क्या है -Q है, मतलब इनके बीच डिस्टेंस क्या है D है। इस कंडीशन में इनमें जो फोर्स लग रहा है ना वो क्या है F फोर्स लग रहा है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा F। तो जो F की वैल्यू होगी कितनी होगी यहाँ देखें, तो हमारा इस कंडीशन जो F आएगा वो हो जाएगा KQ² डिवाइड बाई D², यही आएगा। अब देखें कह रहा है कि इससे 25% चार्ज इसमें ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, ए हमारा ए है, हमारा क्या बी है, ए से 25% चार्ज बी को ट्रांसफर किया जाता है। ए पे कितना चार्ज है क्यू, क्यू का 25% क्या होगा 25/100, यानी क्या हो जाएगा हमारा Q/4। ये तो हमारे पास क्या है ए पे चार्ज है, तो देखें यहाँ पे जो नया चार्ज होगा किस पे क्या होगा, इस पे Q - Q/4 ना, इसे यहाँ निकाला गया ना, तो इस पे क्या करेंगे Q/4 यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है इस पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ से बचेगा हमारा 3Q/4, यानी ए पे जो चार्ज बचेगा हमारा वो बचेगा -3Q/4, जबकि इस पे जो चार्ज आएगा कितना आ जाएगा बी पे ऑलरेडी -Q था ना, कितना आ गया प्लस में Q/4 आ गया, इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा -3Q/4। देख लो डिस्टेंस वही है डी इनके बीच। इस कंडीशन में जो नया फोर्स होगा ना इस पे, जिसको मैं बोल रहा हूँ F डैश, तो क्या हो जाएगा F डैश के, पहला क्यू क्या है 3Q/4, 3Q/4 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 3Q/4, क्योंकि इनके बीच अब भी अट्रैक्शन ही लग रहा है, डिवाइड बाई D²। इसको लिख सकते हैं क्या 9/16, देखिए 3 × 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 16, KQ²/D²। देखिए KQ²/D² क्या है हमारा इनिशियल फोर्स है F, तो यहाँ देखिए F डैश जो आ रहा है ना वो 9/16 टाइम्स क्या आ रहा है F के बराबर। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, देखें 9F/16, तो 9F/16 कोई है नहीं, तो आई थिंक ना दो ऑप्शन सेम हो गए, चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ 9F/16, ठीक है ना, तो यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी सेम हो गए थे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, देखो कूलम्स लॉ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन चल रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज Q, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O of the ring due to the charges on the part AKB, देखो पूरे में जो चार्ज दिया गया है ना, इसलिए कितना दिया गया है, देखिए पूरे पे जो चार्ज दिया गया है वो Q दिया गया है, ओके, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। अब इसे बोला जा रहा है कि जो इतना पार्ट है AKB, कह रहा है कि सेंटर पे AKB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना E है, ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ऑफ ACDB, इतने की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। तो कहानी समझिए, यहां पे कह रहा है कि जो हमारे पास क्वार्टर सर्कल है, थोड़ा सा अच्छा बना दूं, चलिए यहां देखिए जो हमारा ए वाला सर्कल है, ठीक है, लेट मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी लेमडा बोल सकता हूँ,
चार्ज टोटल क्यू है तो चार्ज डेंसिटी हम चाहे जो भी बोल दे, लेमडा बोल दे रहा। इतने की वजह से जो हमारा है, जो चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इतने की वजह से जो सेंटर पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री है तो क्या होगा, 45 डिग्री पे होगा। कितना होगा ये फार्मूला आप सबको पता है। आर की वजह से, अगर ये आर्क है, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा, लेमडा कूलम पर मीटर है। तो इसके सेंटर पे अगर यहाँ पे एंगल क्या थीटा बना रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यहाँ पे इसके मिड में आएगी, कितना आएगा 2k लेमडा बाई इनका रेडियस अगर आर है, आर इंटू साइन थीटा बाई 2। ये सबको पता है ना, यस या नो। देखिए अगर यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है तो कह रहा है इतने पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कहने, देखिए बहुत सिंपल, अगर इसकी वजह से ई आ रहा है यहाँ पे तो इसे मिड में आएगा ना, तो सोचिए इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आएगा हमारा इस मिड में आएगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये हमारा ई होगा। इतने की वजह से बता रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इतने की वजह से बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेम कहानी, अगर मैं इतने की वजह से निकालूँ किधर होगा, इधर इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, वो भी ई ही होगा, इधर भी हमारा ई आएगा। अब देखते हैं अगला, अगर मैं बात करूँ इसकी वजह से, इस वाले पार्ट की वजह से किधर होगा, बाइसेक्ट करते हुए इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी हमारी, ई के बराबर होगी। तो यानी अगर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ए भी ई के बराबर होगा, ए भी ई के बराबर होगा, ए भी ई के बराबर होगा। इस पार्ट की वजह से निकाल रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ ए सी बी डी, ए सी डी बी की वजह से। ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ई की आएगी, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से के की तरफ। तो यानी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किधर आएगी, ई अलोंग ओ के। देखो तो इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं है कि आप सॉल्व करो, इसमें टाइम एक्सपेंड करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर spherical cell of radius r is E. The electric field at the distance r/2 from the center of the sphere is। देखिए कहानी क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, हॉल स्फीयर है। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सेल क्या, स्फेरिकल सेल है, मतलब ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या दिया गया, आर दिया गया है। कह रहा है यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से r/2 सॉरी 3r/2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, अंदर r/2 पे। तो हमें पता है जो हमारा स्फेरिकल सेल है इस पे चार्जेस कहाँ होंगे, सिर्फ स्फेयर पे होंगे। इनसाइड हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कहानी क्या होगी। यहाँ पे आप देखो, अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हो तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या ई है ना, तो यहाँ पे क्या, इस छोटा सा एरिया लीजिए, क्या करोगे, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसके अंदर जितने चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं, जीरो, क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टिंग सेल भी हो, सॉरी दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई सेल हो, स्फेरिकल सेल हो, हॉलो या सॉलिड कंडक्टिंग सेल हो, आप चार्ज दोगे तो उसके चार्ज सारे सरफेस पे आ जाएंगे। उस कंडीशन में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, इसलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, जीरो होती है। सारा का सारा कहाँ चार्ज होता है, उसके स्फीयर पे होता है। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है कि अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के इन्फ्लुएंस में ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कह रहा है ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 to 6 हो रही है, किसमें, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड ड्यूरेशन में, ठीक है। एट दैट डिस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है उसको क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकेंड, 2 सेकेंड और मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड आर रिस्पेक्टिवली। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं काइनेमेटिक्स का यूज करके, और हमारे लिए तो क्वेश्चन भी काइनेमेटिक्स का ही है, 2 लाइन में आंसर आना चाहिए। देखिए कहानी क्या है, ये हमारा टॉय है, टॉय कार,
पहले क्या किया गया, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर लगाया गया, ठीक है, इस पे क्या है, इस पे चार्ज क्यू है, तो किधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, कितना, क्यू इंटू ई। टी इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, अब क्या हो गई, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसी टॉय की वेलोसिटी क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब इसकी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, उस कंडीशन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया गया, यानी अगर इस कंडीशन में इस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई बाई एम होगा ना एक्सेलरेशन। अब क्या होगा, उतना ही एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अब इसको रिटार्ड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टी इक्वल टू 1 सेकेंड बाद इस पे इधर लगेगा ए, अब क्या होगा, अब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हम इतना कुछ सोचने से बेटर है क्या करेंगे, सिंपल सा इसका वीटी ग्राफ, इसका हम लोग बनाएंगे वीटी ग्राफ, ठीक है ना, और हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। देखें ये वी है, ये टी है। अब बताओ पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 से कहाँ गया, 6 मीटर पर सेकंड ना, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन क्या है, इसको मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है, ये हो गया हमारा 6 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अब क्या किया गया, अब रिवर्स कर दिया गया है, और एक्सेलरेशन क्या है, पहले अगर इधर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, देखिए 1 सेकंड अगर 6 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना रहा होगा हमारा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या करेगा, अब रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, ये टी इक्वल 2 सेकंड होगा, फिर क्या आगे नीचे आएगा, ये हमारा टी इक्वल 3 सेकंड है, 3 सेकंड और ये हमारा 2 सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, इस कंडीशन में यहाँ पे -6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्पीड क्या होगी, देखिए स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ए डिस्टेंस हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकाल लो कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा कितना, 3 9 मीटर, निकाल लो ना एरिया, डिवाइड बाई 3, टोटल डिस्टेंस हमारा टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, 3 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर यहीं पे मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है ना, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये देखिए एरिया कितना है, ये हमारा 3 है, ये भी एरिया क्या होगा, एरिया 3 है, ये भी एरिया क्या है, 3 है, 3 मीटर, ये क्या है, ये -3 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में, तो यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा, 3 मीटर, 3/3 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 मीटर, और टाइम क्या लगा, 3 सेकंड, तो क्या आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकंड। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हमें क्या पहले पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी, यानी 1 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आई है, देन एवरेज स्पीड, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे कहानी बहुत सिंपल है, पहले ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि क्यू ई फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 0 से 6 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से 0 से 1 सेकंड मूव किया, देन क्या हुआ, एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया, यानी अब रिटार्ड होगा, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर क्या होगी, निगेटिव आएगी ना, फिर पीछे बैक आएगा, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ वेलोसिटी 0 हुई, फिर बैक आया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 मीटर हुआ, जबकि डिस्टेंस क्या हुआ, 3 + 3 + 3 यानी 9 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड E। कहानी क्या है, वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, E है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फॉल करता है कहाँ से, रेस्ट से, इसके इन्फ्लुएंस में कितनी हाइट, h हाइट, चलिए ये h हाइट फॉल करता है। करेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, a proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical height h। एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया और एक प्रोटॉन को छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया 0 इनिशियल वेलोसिटी से, तो वही सेम हाइट h जो है उसको भी ट्रेवल करना था। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, टाइम ऑफ जो प्रोटॉन यहाँ पे ले रहा है, यानी यहाँ पे मैं एक बार बना दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया, और हमने यहाँ पे एक प्रोटॉन को यानी ई प्लस को यहाँ से फॉल कराया, और सेम हाइट h इसने भी ट्रेवल किया, तो जो इसमें टाइम लगा मान लेते हैं t लगा इसमें, और इसमें क्या लगा टी पी, टाइम इलेक्ट्रॉन का जो टाइम लगा, और यहाँ पे टी पी यानी प्रोटॉन का जो टाइम लगा,
उसमें क्या रिलेशन है, नहीं इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है ना वो प्रोटॉन के कंपेयर में क्या है देख लेते हैं। यहाँ देखिए इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, इस पर क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, E इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पर असलेशन कितना होगा, जो इधर ए लगेगा ना, ए होगा हमारा ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस या नो। तो यानी जो एच हाइट ट्रेवल कर रहा है तो क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में लगा दिया क्योंकि इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। तो यहाँ देखिए टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लग रहा है ना, वो लग रहा है 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान ई इंटू ई मल्टीप्लाई बाई एच, ये हमारा रूट में आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे सेम कहानी यहाँ प्रोटॉन की होगी, तो टीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा एच बाई ई इंटू ई, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे सेम है। कोई प्रॉब्लम हुई क्या इसमें? हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है एच, इसी डायरेक्शन में क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसी डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन भी एक्ट हो रहा है। एच इक्वल टू क्या होता है हमारा, यहाँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, यू हमारा 0 है, तो हमने डायरेक्ट टाइम निकाल लिया। अब कंपेयर कर लेते हैं, अब देखिए टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना अपॉन टाइम ऑफ प्रोटॉन कर लेते हैं, टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो सिर्फ क्या आएगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन बचेगा। देखो डिवाइड कर लो, तो देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो 1836 टाइम क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनटू क्या होता है टाइम ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये आ जाएगा, इसको कट करते हैं, ए अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मोर देन 40 आएगा ये वैल्यू, मोर देन 40, यानी जो इलेक्ट्रॉन का टाइम देखो द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन क्या होगा, स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। यहाँ देखिए 5 गुना बोल रहा है, 5 टाइम्स ग्रेटर नहीं, 10 टाइम्स ग्रेटर नहीं, इक्वल नहीं, कितना है मोर देन, प्रोटॉन से 40 टाइम्स ज़्यादा क्या है, 40 टाइम्स से कम लगाएगा। दोबारा सुन लो कहानी क्या है, यानी जो प्रोटॉन में टाइम लग रहा है ना उससे मोर देन 40 टाइम्स कम टाइम लगाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी स्मॉलर टाइम लगाएगा। क्लियर है ना इतनी बात, देख लो, क्योंकि 1836 का जो रूट आएगा ना वो मोर देन 40 आएगा। आई थिंक अगर मैं बात करूँ 1600 का रूट क्या होता है 40 होता है, और हाँ ठीक है 2500 क्या होगा 2500 का रूट जो होता है हमारा वो होता है 50, ओके। तो यानी अप्रॉक्सीमेट 400 यानी 40 से ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। देखो यहाँ पे एक हमारे स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है r है, इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा, हम सबको पता है। बट अगर मैं आउटर साइड की बात करूँ यहाँ पर r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, बाहर पॉइंट के लिए पूरा स्फीयर क्या करेगा, काम करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाहर के लिए क्या होगा k क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूँ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो r लेस देन r के लिए क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, E की वैल्यू 0 होगी, और r ग्रेटर देन r क्या होगा, E की वैल्यू हमारी घटना शुरू होगी। मैक्सिमम कहाँ होगा, E r इक्वल टू r पे, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्स होगी, ये बराबर किसके होगा k क्यू बाई आर स्क्वायर के, यस या नो। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है, कह रहा है इंक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन r, गलत हो गया पहले ही, कह रहा है इंक्रीजेज फॉर r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन r लेस देन कैपिटल R की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट और 0 है, कह रहा है 0 एज r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन r। उसके बाद क्या बोल रहा है डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r ग्रेटर देन r, बिल्कुल सही है। देखिए क्या r जब इंक्रीज कर रहा है कहाँ से, जब लेस देन r कंडीशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। उसके बाद क्या हो रहा है जब r हमारा ना ग्रेटर देन r है तो क्या हो रहा है, जैसे r हमारा बढ़ेगा, कह रहे हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिक्रीज एज r इज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा डिक्रीज करेगा ना, देखिए r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज करेगा, यहाँ से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा मैं कलर भी देखता हूँ, ब्लैक यूज कर लेंगे कुछ। कह रहा है कि टू पैरेलल इन फाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda कूलम पर मीटर एंड माइनस lambda कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस,
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, टू लाइन चार्जेस। कहानी कुछ ऐसी है, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, थोड़ा सा इसी को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एक मिनट, अभी सही है। ये कहानी है, दोनों क्या है, इनफाइनाइट, यानी लॉन्ग है तो नहीं इनफाइनाइट, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन हमें ऑलरेडी, तो इनफाइनाइट चार्जेस हैं। एक में क्या है, लेमडा कूलम पर मीटर है चार्ज, और एक में क्या है, माइनस लेमडा कूलम पर मीटर। इनफाइनाइट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर यहाँ पे लेमडा कूलम पर मीटर इनफाइनाइट चार्ज है, इन लेमडा कूलम पर मीटर, तो आर डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम सबको पता होना चाहिए इक्वल टू क्या होता है, 2k लेमडा बाई आर। ऐसे नो, सबको पता है ना ये चीज़। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है ऑलरेडी, हमें कितना है, ये हमारा 2r है, और हमसे पूछ रहे हैं मिड में, यानी r और r पे। देखें यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, r होगी, और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगी हमारी, यहाँ से भी डिस्टेंस हमारी r ही होगी। तो मिड की बात कर रहे हैं, r और r। तो बताइए यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव है तो अवे होगा, कितना होगा, 2k लेमडा बाई r। और इस वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k लेमडा बाई आर। ऐसे नो, अब इसे को सॉल्व कर लेते हैं। 4 लेमडा के की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया लेमडा डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी लेमडा डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, 2019 में आया हुआ है हमारा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है आ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 3.2 10 की पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, देख लेंगे बाद क्वेश्चन। एक स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया हमें क्वेश्चन में, दिस इज द 10 सेंटीमीटर, यही कलर सही लग रहा है, ओके। कह रहा है इस पे चार्ज कितना है, 3.2 10 की पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यहाँ पे जो चार्ज है ना कि वो किसके बराबर है, 3.2 10 की पावर -7 कूलम के बराबर। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे, तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई की वैल्यू होना चाहिए हमारा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आसान सा है, ये होगा ना। आउटसाइड के लिए क्या होगा, ये हमारा स्फीयर एक बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया है हमें 3.2 10 की पावर -7 डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है ना, तो क्या होगा 15 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3.2, और यहाँ क्या बचेगा 2 to 5 10 की पावर -4। ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 32 कर दे रहा हूँ, 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 to 5, ओके। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, 288 डिवाइड बाई 2 to 5, 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट क्या आएगा 1.28 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान सा है क्वेश्चन, आगे बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q, -q एंड +q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l as shown in figure. The magnitude of electric field intensity at a distance r, r क्या है, ग्रेटर देन l से, यानी बहुत बहुत दूर, या इधर या किसी जनरल पॉइंट पे भी अगर आप ले लो कोई दिक्कत नहीं। आर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, तो हमको पता है डाइपोल की वजह से किसी भी जो इस कंडीशन की डिस्टेंस है, यानी d जो है हमारा या r जो है
ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस अगर हो, उस कंडीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है, ए प्रोपोर्शनल टू होता है 1/, डिस्टेंस के क्यूब के, आर क्यूब होगा ना। अगर मैं जनरल पॉइंट की बात करूं, जो यहाँ पे ये तो हमारा एक डाइपोल तरह काम कर रहा है ना, ये तो हमारा डाइपोल ही है। अगर किसी जनरल पॉइंट की बात करूं एट एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है हमारा, याद करिए, के पी बाई आर क्यूब, यानी डिस्टेंस का क्यूब। अगर ये हमारा कैपिटल आर है तो यहाँ पे आर की पावर 3 रूट ऑफ 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है, ठीक है ना। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, आर की पावर 3, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है कि अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पता भी है, टॉर्क क्या एक्ट होता है डाइपोल पे, P क्रॉस E होता है वेक्टर फॉर्म में। चलिए अगर जिसको नहीं पता एक बार मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लेता हूँ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ हमने क्या रखा, एक डाइपोल रखा दिस इज द पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई है, तो क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, इधर भी क्या लगेगा फोर्स, क्यू इंटू ई। अगर इनके बीच का थीटा एंगल क्या थीटा है, तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव ना। इधर होगा हमारा पी वेक्टर। अगर मैं टॉर्क निकालूं तो इनके बीच का जो हमारे पास जो फोर्स, एक दोनों फोर्सेज जो लग रहे हैं, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या है। अगर मैं डिस्टेंस डी ले रहा हूं तो क्या होगा, डी, सोचिए, डी साइन थीटा ना। टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क इस कंडीशन में हो जाएगा फोर्स क्यू वी डी साइन थीटा। क्यू डी की वैल्यू क्या है, पी है, पी ई साइन थीटा। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमारा होता है टॉर्क। आई थिंक ये सबको पता होगा, फिर भी मैंने इसको करा दिया, पी क्रॉस ई होता है, ठीक है, ना कि ई क्रॉस पी नहीं, पी क्रॉस ई, ठीक है। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर and having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 centimeter from one of the charges in air। कहानी देखिए क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है, यानी हमारा जो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, कितना है 500 माइक्रोकूलम ना। इसको क्या लिखेंगे, 5 10 की पावर -4 कूलम ना। इधर क्या होना चाहिए फिर, -5 × 10 की पावर -4 कूलम। ये तो हमारा डाइपोल हो गया। कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 10 सेंटीमीटर पे। पर यहाँ पॉइंट देखिए, कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर, यानी चार्ज से 20 सेंटीमीटर, चाहे इस साइड निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। 20 सेंटीमीटर हम यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो बताइए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होगा, जबकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि नज़दीक तो ए है, चार्जर दोनों तो बराबर मैग्नीट्यूड में है, तो नज़दीक तो ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किधर आएगा, इधर आएगा। तो लिखते हैं डायरेक्ट, एफ नेट क्या होगा हमारा, एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ना, एफ नेट क्यों लिख रहा हूँ, ई नेट हमारा क्या होगा, इसकी वजह से आप निकालते हैं कितना होगा, के क्यू की वैल्यू क्या है 5 10 की पावर -4 डिवाइड बाई, यहाँ कितना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे इसको, 0.2 लिख सकते हैं ना मीटर में, 0.2 का स्क्वायर माइनस, इस वजह से इधर आ रहा है, कितना होगा, के चार्जेस कितना है 5 10 की पावर -4 डिवाइड बाई, कितना डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यानी मीटर में क्या लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे 9 × 10 की पावर 9, चलो अभी के ही रखते हैं, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। के 5 के 10 की पावर -4, यहाँ क्या बचेगा हमारा, इसको लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 10 की पावर -2 लिख सकते हैं इसको, माइनस क्या होगा 5 के 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 3 10 की पावर 9 10 की पावर -2 लिख सकते हैं ना इसको। अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा 10 की पावर -2 ही बचेगा बाई 4, यहाँ क्या बचेगा -5 के 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 9। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा
5 के ना, के तो यहाँ मैंने भूल ही गया, के रहने देते हैं, 5 के 10 की पावर -2, यहाँ क्या बचेगा 9 - 4 डिवाइड बाई 36, कितना हो गया, यहाँ ऊपर बचेगा 25। अब के की वैल्यू रखते हैं 9 × 10 की पावर 9, यहाँ 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 36, यहाँ से क्या होगा 4 टाइम्स आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4, 10 की पावर क्या बचेगा हमारा 7 बच रहा है, डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा 6.25 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो यहाँ से हमारा 6.25 10 की पावर 7, नहीं ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं करना। पता चला किसी बच्चे ने गलती कर दिया कि हाँ डिस्टेंस जो है मिड से लिया, नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, करा देखो यहाँ पे, करा डाइपोल है जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है, चार्जेस कितना है आप 500 माइक्रोकूलम है, बोला एक एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर। ठीक, इसे चार्ज से 20 सेंटीमीटर, चाहे आप इधर निकालो चाहे इधर निकाल लो, मैग्नीट्यूड ही पूछा है हमें। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है 3 पॉइंट चार्जेस Q, -Q एंड +Q। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ दिस इज द -2Q होना चाहिए। ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट x = 0, y = a एंड z = 0। दूसरा क्या कोऑर्डिनेट दिया है x0, y0, z0। तीसरा क्या है x = a, y 0 है, z भी हमारा 0 है। देखिए तीनों में क्या है हमारा z कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, respectively the magnitude and direction of the electric dipole moment vector of the charges assembled are। देखो यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे हमारा, अगर मैं इसको x कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, पहला चार्ज कहाँ रखा गया है यहाँ पे ना, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x = 0 है, y हमारा a है ना, यानी ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा a होगा, ये हमारा q रखा गया है। सेंटर क्या रखा गया x0, y0, z0 क्या है -2Q है। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा जो है यहाँ पे Q दिया है और ये डिस्टेंस दिया है हमारा a। देखिए x = a, y = 0, z = 0। ठीक है, एक कहानी है हमारी। अब यहाँ देखते हैं, ये -2Q को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, -2Q को आप चाहो -Q एंड -Q लिखो। देखिए एक हमारा डाइपोल सिस्टम ए बन गया, एक हमारा डाइपोल ए बन गया, दो चार्जेस का सिस्टम। इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में माइनस से प्लस की डायरेक्शन में होता है ना हमारा डाइपोल मोमेंट। तो यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, एक तो डाइपोल मोमेंट हमारा इधर हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या इधर। ठीक है, इधर क्या होगा हमारा जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा Q × A के बराबर, क्योंकि चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस इधर भी क्या आएगा Q × A के बराबर आएगा। तो इनका नेट आएगा किधर आएगा, मिड में आएगा ना, दो वेक्टर है 90 डिग्री रखे गए हैं, इनका क्या आएगा नेट QA√2। ठीक है ना, तो अगर इसको नहीं आता देख लो, अगर दो वेक्टर है A और B ना, और इनको अगर 90 पर रखे गए हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट होता है हमारा A² + B² + 2AB। cos 90 वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, ए टर्म हमारा 0 हो जाता है, क्या बता है सिर्फ √A² + B²। देखिए इस कंडीशन में दोनों क्या है, डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड क्या बराबर है ना, P एंड P ना। तो क्या होगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पे P नेट लिखोगे आप P² + P², यानी P², यहाँ से लिख सकते हैं P² + P² ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P² यानी 2P² हो गया रूट में, तो इसको लिख सकते हैं P√2, यानी P क्या लिखेंगे QA√2। इसमें किसी कोई डाउट नहीं। तो यहाँ देखें हमारा क्या होगा, कह रहा है कि √2 QA along the line joining x = 0, y = 0, z = 0 एंड x = a, y = a एंड z = 0। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि ए किधर से जाएगा, मिड में जाएगा, मिड से। तो अगर मैं बात करूँ इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, जैसे जाएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ देखो ये हमारा 0, 0, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a, a, 0। यही होगा ना, इतनी बातें क्लियर है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दिया है, ई हमारा है 2×10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन। टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है
4 न्यूटन मीटर का। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द लेंथ ऑफ डाइपोल क्या दिया 2 सेंटीमीटर, यानी डाइपोल के बीच का डिस्टेंस यानी दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर ये दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है। देखिए ई और डाइपोल के बीच का एंगल क्या दिया है 30 डिग्री। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हमारा हो जाएगा PE sin 30 ना। तो यहाँ पे क्या दिया 4 आया है, P की वैल्यू क्या होगी Q × D, Q × D की वैल्यू क्या होगी 2 × 10⁻²। यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी दिया है हमारा 2 × 10⁵ और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 यानी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा Q × 2 10⁻3। यहाँ 4 आया ना, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ 2 बचेगा, जो Q आ रहा है वो आ रहा है 2 / 10⁻3, दैट्स मीन 2 10⁻³ कूलम। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 मिली कूलम। यहाँ से हमारा आ जाएगा ऑप्शन, सॉरी 2 मिली कूलम ना, यहाँ से 2 मिली कूलम आ रहा है। देखिए 2 10⁻³ है ना, तो यहाँ से हमारा 2 मिली कूलम आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, अ चार्ज Q माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस विल बी। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है, आप तो खुद बना सकते हो, चलिए मैं ही बना दे रहा हूँ। इसमें इतना कुछ आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारा क्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज रखा गया है। इस पे कितना चार्ज रखा गया है Q माइक्रोकूलम, Q माइक्रोकूलम। करेक्ट, कितना फ्लक्स इमिट होगा यानी से निकलेगा, तो जो फ्लक्स निकलेगा क्या होगा फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रखते हैं Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q इन जो है इसके Q माइक्रोकूलम है ना, तो क्या लिखेंगे Q को कूलम में रखते हैं, Q × 10⁻⁶ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, पर यहाँ देख क्या पूछ रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस ना, ये तो टोटल फ्लक्स निकल रहा है। तो किसी एक सरफेस से अगर हमसे पूछता है तो क्या करते हैं हम इसको डिवाइड कर देते 6 से ना, Q 10⁻⁶ डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 साइड से टोटल फ्लक्स निकल रहा है, वन साइड से क्या होगा टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 6, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 6 कर दिया मैंने, ये तो हमारा क्या हो गया वन फेस से फ्लक्स निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग सोच रहे हैं क्योंकि आप चार्ज तो हमें दिया है Q माइक्रोकूलम, आपने कूलम में क्यों चेंज किया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ना ये Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी एसआई हम लोग रखते हैं और ये भी हमारा एसआई में ही होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए Q डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये है हमारा ये हमारा क्यूब हो गया। यहाँ बोला जा रहा है चार्ज क्यूब इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यहां पे रखा गया है एक चार्ज क्यूब, ठीक है ना, ये है। अगर मैं बात करूं ये जो क्यूब जो कॉर्नर पे रखा गया क्यूब ना, तो आप सोचिए अगर एक मैं क्यूब बनाऊं उसे एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखूं तो उसको एक पीछे क्यूब लगा सकते हैं साइड में, उसको ढकने के लिए मुझे कितना क्यूब की नीड है। आप सोचिए एक हमारे पास क्यूब जिसको कॉर्नर पे रखा गया है, एक क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया है, तो इसको पीछे एक क्यूब रख सकते हैं साइड में और एक पीछे, 4 क्यूब इधर हो गया और 4 ऊपर, यानी इसको ढकने के लिए 8 क्यूब की जरूरत है। तो 8 क्यूब की जरूरत है, यानी अगर मैं इस क्यूब से बात करूं तो कितना फ्लक्स निकलेगा Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल 8 क्यूब से निकलेगा जो इसको चार्ज को ढकेगा। देखिए अगर कॉर्नर पर रखा गया ना, ये हमारे पास एक क्यूब है उसे कॉर्नर पर रखा गया है, तो कितना कर सकते हैं हम लोग, एक देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, एक पीछे क्यूब बना सकते हैं हम लोग, एक पीछे क्यूब बन गया, एक इधर क्यूब बन जाएगा हमारा। थोड़ा सा मैं उतना अच्छा बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, पर आप लोग समझ सकते हो इसको, और एक क्यूब इधर बन जाएगा। ये हमारे पास 4 क्यूब, तो इसको आधे पार्ट को ढकने के लिए हो गया ना, सोचो
प्लस 4 और यानी 8 क्यूब की जरूरत होगी कंप्लीट, यानी 8 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। तो एक क्यूब से क्या हो गया हमारा, क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब आइए देखते हैं, कह रहा किसी एक फेज से कितना निकलेगा, कह रहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी फेज। तो अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो ये चार्ज जो है ना, एक तो जहां रखा गया, एक ए वाला सरफेस हो गया, एक ए वाला हो गया और एक ऊपर वाला फेस, इन फेस से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये तीनों टच में है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकलेगी इसको क्रॉस नहीं करेगी। ये तीन, यानी अगर जो चार्ज रखा गया, एक उसके साइड वाला ए वाला साइड, एक के बगल वाला साइड और ये ऊपर वाला, इससे फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स इससे निकलेगा आगे वाले से, नीचे वाले से और इस साइड वाले से। तो यानी अगर मैं बात करूँ किसी तीन से निकलेगा, एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा पीछे वाले से, एक इससे आगे वाले से और एक हमारा इससे, तीन जगह से फ्लक्स निकलेगा। तो यानी अगर मैं किसी एक फेज से बात करूँ तो कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट ना, इस पूरे क्यूब से जा रहा है, तो इस पूरे क्यूब में क्या जो फ्लक्स निकल रहा है वो सिर्फ तीन साइड से निकल रहा है। तो तीन साइड से निकल रहा है, तो यानी तीन साइड से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो वन साइड से कितना निकलेगा, तो हो जाएगा वन साइड से हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें क्लियर है, तो यानी हमारा हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये हो गया ना हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। देखो ऑप्शन भी हमें ऐसा दिया गया, यहाँ पे देखो पाई लिखने की क्या है जरूरत है, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, वैसे भी आ गया क्यू डिवाइड बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है आई स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन अ प्लेन ऑफ द पेपर। तो प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो इस बोर्ड के प्लेन में हमारा ये रखा गया है स्क्वायर। A uniform electric field E volt per meter also in the plane of the paper। इसी प्लेन ऑफ पेपर के साइड से ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ओके, कह रहा है इज लिमिटेड ओनली ऑफ द हाफ लोअर, ये सिर्फ हाफ लोअर पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऑफ द स्क्वायर सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट एसोसिएट विद द सर्फेसिस। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो पहली चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किसी सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसके नंबर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ओके, सोचिए ये हमारे पास एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं ऐसे, तो क्या इसको कट कर रही हैं क्या, इस सरफेस के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है क्या, नहीं ना। तो नहीं, हमारा फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से नहीं जा रही या इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं जा रही है। दूसरा तरीका क्या है, आप सोचिए ये हमारा ये हमारा सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है इस कंडीशन में, 90 डिग्री। फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमारा फ्लक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरीके से भी सोच सकते हो। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन दिस क्वेश्चन अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएट विद द कर्व सरफेस बी। इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएट है वो हमारा फाई है। ओके, आगे बोला जा रहा है द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। हमें इससे फ्लक्स निकालना है, तो चार्ज हम लोग यहाँ पे मिड में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिया है हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम। जब हमें दिया नहीं तो हम क्या मानेंगे, सिमेट्री के अकॉर्डिंग मानेंगे, मिड में रखा गया होगा। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा फाई नेट कितना होगा, हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा हमारा फ्लक्स। पर एक फ्लक्स जो है यानी इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो किस किस सरफेस से निकलेंगे, इससे निकलेंगे, इससे और इस कर्व सरफेस से। तो यानी जो हमारा एक टोटल फ्लक्स होगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एक किससे किससे जाएगा, फ्लक्स थ्रू बी, यानी जो बी से निकल रहा है कर्व सरफेस से, प्लस फ्लक्स थ्रू इस वाले सरफेस से ए, प्लस फ्लक्स थ्रू सी। देखिए अगर मैं सिमेट्री से बात करूं, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी उतनी क्या इससे निकलेंगे, सी वाले से। तो मैं यहां से बोल सकता हूं फ्लक्स ए से जो निकल रहा है वही क्या निकल रहा है सी से, इसको मैं फाई बोल दूं। ये तुम्हें फाइंड करना है, कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई भी इधर लाएंगे ना। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, फाई, फाई बी से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई निकल रहा है, बराबर क्या होगा, क्यू ए और क्यू सी क्या बराबर है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू फाई ए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि फाई सी क्या है, फाई ए के बराबर है। तो
तो हमें फाई ए निकालना है, तो फाई ए कितना हो जाएगा, यानी फ्लक्स थ्रू ए, तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ए हमारा यहाँ से आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया था, मैंने इसको बना दिया। बोला जा रहा है a स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें दिया है, वोल्ट पर मीटर, यानी SI यूनिट में दिया है हमें। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। कितना फ्लक्स निकलेगा आप बताइए। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो क्या इस सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, नहीं, तो आप फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। या दूसरे तरीके से सोचो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन जो हमारा, अगर मैं इसको मानो इस प्लेन में हमारा स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, यहाँ एंगल इसके साथ बना रही है, जबकि हमारा एरिया वेक्टर तो ऐसे है ना, एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यानी हमारा जो फ्लक्स होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे फ्लक्स जीरो आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे बच्चे एंगल की वजह से, जो थीटा दिया है इसकी वजह से गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें, हमें देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक क्यू चार्ज को एक गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस क्या आर है, इससे इसको इनक्लोज किया जाता है। ओके, आगे बोलो, कैपिटल क्यू है ना, ठीक है, कैपिटल क्यू मैं भी लिख दे रहा हूं। आगे बोला जा रहा है इफ द रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यस या नो। अगर मैं यहीं पे कह रहा है कि रेडियस बढ़ा दिया जाए, रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोटे वाले से निकल रही थी उतना बड़े वाले से निकलेंगी। इतनी बात क्लियर है ना, जितनी छोटे वाले से निकल रही थी उतनी किससे निकलेगी, बड़े वाले से निकलेगी। थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, ठीक है। अगर मैंने इसको 2r के रेडियस से के स्फेरिकल यानी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया, तो बताइए जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकल रहा था, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले वाले सरफेस से निकल रही थी, उतना दूसरे वाले से निकलेंगे, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा ना। आप समझो, अगर एक चार्ज क्यू को मैं चाहूँ तो एक स्पेस से इसको ढकूँ, या एक बड़े वाले स्पेस से ढकूँ, या एक क्यूब से ढक दूँ, ठीक है ना, हर एक कंडीशन में क्या होगा, हर एक कंडीशन में हमारा फ्लक्स तो सेम होगा ना। क्लियर है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से कितना निकल रही है या अंदर आ रही है, तो यानी उस कंडीशन क्या होगा, रिमेन्स द सेम। यानी हम अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल भी कर दें तो भी हमारा फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके अंदर क्यू इन वो नहीं चेंज हो रहा है, तो हमारा फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। चलिए कहानी बहुत सिंपल है। कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। एक क्यूब है जिसका साइड दिया है हमें ए, ओके। इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, कंडीशन क्या दिया है, जो हमारा चार्ज है ना वो कॉर्नर पे रखा गया है। तो अभी इस टाइप प्रॉब्लम हमने पहले किया था, दोबारा इस टाइप प्रॉब्लम को कर ले रहे हैं। ये हमारा चार्ज रखा गया है, क्यू चार्ज मान लेते हैं, ओके, दिया भी है। सोचिए अगर मुझे इस कंप्लीट चार्ज को क्यूब को ढकना हो, या मैं आपसे बोलूं कि ये चार्ज का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है, तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट Q/8 पार्ट क्या है इस क्यूब के अंदर है। कैसे, देखो अगर मुझे इस क्यूब को ढकना हो ना, तो हमें एक पीछे इधर क्यूब बनाना होगा। मैं इसको डिटेल में बना दे रहा हूं ताकि जो है, एक पीछे क्यूब बन गया, एक ही साइड क्यूब बनेगा, ओके। हमारे 1 2 3 4 चार क्यूब हो गए, और चार ऊपर, यानी Q/2 को ढकने के लिए 4 क्यूब की नीड हो रही है, तो हमें 4 और की नीड होगी, यानी कंप्लीटली अगर क्यूब को ढकना हो तो 8 क्यूब की जरूरत है।
तो इस क्यूब में कितना चार्ज होगा उसका, Q/8 पार्ट। तो यानी इसमें इस क्यूब से मैं आपको बताऊं फ्लक्स कितना होगा, तो Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन कितना है इसके अंदर, Q/8 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जिसके अंदर जो फ्लक्स आ रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ रहा है फ्लक्स Q डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। इन दिस क्वेश्चन the electric field in a certain region is acting readily outward, okay, and is given by, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडली आउटवर्ड है और जो E है ना वो क्या है, कैपिटल A इंटू ए के बराबर है। अ चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड, यानी जहां से फील्ड शुरू हो रहा है उसके जहां से ओरिजिन हो रहा है फील्ड, उसका सेंटर वो पॉइंट हमारा क्या होगा, इस स्फीयर का सेंटर होगा। और हमें फाइंड करना है कितना होगा उसके अंदर चार्ज। देखिए ये हमारा स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस क्या हो गई, ये हो गई, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रहा है रेडली बाहर निकल रहा है, यानी इसके परपेंडिकुलर कितना, ए इंटू ए, ठीक है ना। तो बताइए इस स्फीयर का अगर मैं छोटे से की बात करूँ इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, डी ए भी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू डी ए, इसी का इंटीग्रेशन होगा ना फ्लक्स हमारा, किसके बराबर होगा, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यस या नो। देखिए ई की वैल्यू क्या है, ए और इसका एरिया क्या होगा हमारा, डी ए, 4πa², यस या नो, बराबर क्या होगा, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, क्यू इन बराबर हो जाएगा 4π कैपिटल ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट ए इंटू स्मॉल ए की पावर 3। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इस सरफेस का क्या रेडली बाहर निकला, अगर रेडली बाहर निकला है इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, 0 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कराया आ स्फीयर इनक्लोज बाय अ इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल में मतलब क्या होता है, एक अगर हमारा चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा हमारा क्या होगा, माइनस क्यू होगा। सिस्टम पे नेट चार्ज क्या होता है हमारा, 0 होता है, यानी प्लस माइनस 3 10 की पावर -6, यानी एक पे चार्ज कितना होगा 3 10 की पावर -6 कूलम, और दूसरे पे क्या होगा -3 10 की पावर -6 कूलम। ओके ये चार्ज है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। तो जो टोटल फ्लक्स होगा क्या होगा, फाई टोटल होगा हमारा, उसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है यानी क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है ना वो क्या है, 0 है, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। सो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये 2023 में आया हुआ है। करा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 दिया है ओवर द सरफेस, देन 4 ऑप्शन हमारे पास है। देखिए अगर फ्लक्स ई डॉट डी एस ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, 0 होगा। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है हमारा, क्यू इन एप्सिलॉन नॉट तो हमारा 0 होगा नहीं, तो क्या होगा, इनसाइड द चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका दूसरा मतलब क्या है, अभी हमने इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, एक डायपोल था, यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज था। तो इनसाइड चार्ज क्या हो गया, इसके इनक्लोज इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है, 0 आया ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी और इसमें क्या हो रही आ रही होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं उतनी क्या आ रही हैं, तभी तुम्हारा फ्लक्स क्या हुआ, 0 हुआ ना। क्योंकि जो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसको हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स में जोड़ते हैं, और जो अंदर आ रही है इसको बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। तो यहाँ से देखें तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्यू इन क्या है, 0 है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लीविंग इट। बिल्कुल सही है। तो जितना यहाँ पे इंटर कर रही है उतना क्या बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या नेट फ्लक्स हमारा क्या है, 0 है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी आप 4 देख सकते हो। सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। बट जो कुछ पॉइंट्स है जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया था, हम ट्राई करेंगे कि इन जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़े हैं उनसे नए कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो आप काम करिएगा। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।